नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ए टू जोन पर। आज हम यूपी पीसीएस 1 की क्विक रिवीजन सीरीज बुकलेट जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको यूपी पीसीएस प्री और आरओ तथा बिहार को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। यूपी पीसीएस प्री में लगभग इसमें 50 से 60 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आने की संभावना है। अगर आपको पीडीएफ पानी है तो इनके चैनल पर जा कर के वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको आप मैक्सिमम बार देखेंगे तो कम समय में ज़्यादा लाभ लेने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। चलो हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला पेज है इसमें दिया है कि भारत के जो स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम है उनकी सूची क्या क्या दी है। तो इसको देखते हैं। झूम कृषि कहाँ उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। वेबर और दहिया कहाँ बोला जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है इसको। दीपा कहाँ बोला जाता है, बस्तर जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। जरा और एरका दक्षिणी राज्यों में बोला जाता है। बन्ना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है क्या इसको, बत्रा या बन्ना बोला जाता है। पोंडू क्या है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कुमारी तो केरल के जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है वहाँ इसको कुमारी बोला जाता है। फिर कमन, विंगा और धाबी कहाँ, उड़ीसा में बोला जाता है। आगे है कि जो विश्व में स्थानांतरणशील कृषि है उसके क्या क्या नाम है। ये हर बार पीसीएस में लगभग एक क्वेश्चन इससे दे ही देता है मिलान करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वियतनाम में रे बोला जाता है। कांगो जायरे घाटी वाला जो एरिया है वहाँ इसको मसूले बोला जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश जो है वहाँ फंग बोला जाता है, जो भूमध्य रेखा पर स्थानीय देश हैं। उसके बाद अगला है लोगन, पश्चिमी अफ्रीका वाले देशों में। उसके बाद मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या बोला जाता है, इसको मिल्पा बोला जाता है। उसके बाद वेनेजुएला में कोनको बोला जाता है। ब्राज़ील में रोका। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में चेतेमिनी बोला जाता है। जावा इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें हैं उनका क्या क्या नाम है। तो पहला है माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम, फिर जिम्बलबार हब, एरिया सी माइन, साउथ फ्लैंक परियोजना और ग्रेटर टॉम प्राइस माइन नाम के बोला जाता है इसका। फिर अगला देखते हैं अफ्रीका के 5 जो बड़े पर्वत हैं अवरोही क्रम में इनको देखेंगे। सबसे बड़ा उसके बाद में सबसे जो छोटा है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है, ये तंजानिया में है। सबसे ज़्यादा ऊंचा कितनी है, 5895 मीटर ऊंचाई है इसकी। माउंट केन्या दूसरा सबसे ऊंचा है, केन्या में है, 5199 मीटर ऊंचा है। माउंट स्टेनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर है, ये 5109 मीटर ऊंचा है। माउंट स्पीके युगांडा में है, ये 4890 मीटर ऊंचा है। माउंट बेकर युगांडा में है, 4844 मीटर ऊंचा है। फिर आगे देखते हैं इसका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी स्थिति क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहली है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ये मिसिसिपी और मिसौरी 2 अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। इस नदी का डेल्टा पक्षी पंजे यानी कि जो पक्षी आकार का डेल्टा पूछा गया कई बार, किसका है तो मिसिसिपी मिसौरी का है, का समान बनता है या उत्तरी अमेरिका में बहती है। ठीक है। फिर अगला है रियो ग्रांडे नदी। तो ये कहाँ है, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो जो रियो ग्रांडे नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा भी बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका की महानदी है, ठीक है, महाद्वीप की नदी है। फिर अगली है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है, क्योंकि इसकी जो स्थिति है, जो 5 लेक्स हैं अमेरिका की, जो सुपीरियर और ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, उन्हीं को जोड़ करके ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ले जाती है। इसीलिए ये क्या है कि व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है। इसी पर नदी पर क्या है तो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। आगे देखते हैं कोलोराडो नदी। कोलोराडो जो नदी है कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। विश्व का जो ग्रैंड कैनियन है तथा हूवर बांध कोलोराडो नदी पर ही स्थित है। आगे भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कौन सा है, रानीगंज है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, रानीगंज है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा और रामगढ़ तथा डाल्टनगंज, ये झारखंड में इतने कोयला क्षेत्र भारत के पाए जाते हैं। उड़ीसा में कौन सा है तो तालचर है, हिमगिरी है और रामपुर है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कांतापल्ली है। तेलंगाना में सिंगरेनी है, सिंगरेनी सबसे ज़्यादा फेमस भी है। छत्तीसगढ़ का कोरबा है, विश्रामपुर है, सोनहत है और झिलमिल है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नाइजर नदी, ये कहाँ है तो नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। इसे तेल नदी यानी कि जो पाम ऑयल रिवर है इसको नाइजर नदी को बोलते हैं।
फिर दूसरी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीकी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी पर स्थित है। तो अफ्रीका का जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर है और करीबा बांध भी इसी नदी पर बनाया गया है। फिर अगला है कांगो अथवा जायरे नदी। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो जो कांगो या जायरे नदी है ये कहाँ है? अब भूमध्य रेखा से होकर के बहती है और भूमध्य रेखा को ये क्या है, यानी कि विषुवत रेखा जो है उसे 2 बार काटती है ये, ठीक है। और इसका क्या है कि विश्व प्रसिद्ध जो स्टैनले जलप्रपात है वो कहाँ, स्टैनले तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो स्टैनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात कहाँ है? ये कांगो जायरे नदी पर स्थित हैं। अगली है कौन सी? लिम्पोपो नदी। दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड, जो दक्षिण अफ्रीका की पर्वतीय चोटी है हाई वेल्ड, वहाँ से निकलती है ये। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये किसको, मकर रेखा को 2 बार काटती है, इस तरीके से। फिर अगला है विश्व के प्रमुख महासागरीय जो गर्त हैं, कौन कौन से विश्व में प्रमुख गर्त हैं उनकी बात की गई है। तो पहला हम देखते हैं मेरियाना गर्त है। ये कहाँ है? तो प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है, जिसमें मेरियाना गर्त जो है सर्वाधिक गहरा है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है लगभग? तो 11,034 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचाई है। अगला है टोंगा गर्त। यह टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर के जो दक्षिणी भाग है टोंगा गर्त जो है ना, टोंगा द्वीप के आसपास ये स्थित है। सुंडा गर्त जो है ये पहले जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है ये जो सुंडा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा द्वीप है। तो जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे गहरा, ये मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, विश्व का सबसे गहरा है। उसके बाद सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 7725 मीटर है, जो कि 25,344 फीट होगी। अगला है प्यूर्टो रिको गर्त। यह कैरेबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। आगे हम देखते हैं कि भारत की जो प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियाँ हैं, कौन कौन सी भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें पहली है लाल और पीली मिट्टी। तो ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों में विकसित होते हैं। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना 10.6% हिस्सा बनाते हैं। कहाँ है ये? तो ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में मिलती हैं। ये मिट्टियाँ क्या है? तो पोटाश से समृद्ध है, लेकिन इसमें फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। तो ये कौन सी? लाल पीली मिट्टी हो गई। अगली है काली मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने का गुण होता है, यानी कि स्वयं जुताई, ये जब सूख जाती है तो दरार ज़्यादा बड़ी पड़ जाती है, इसलिए इसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर, कपासी या उष्णकटिबंधीय चेरोनेज्म भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है गहन खेती की जाती है। यह मुख्यतः कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। सामान्यतः इनमें फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगली जो है लेटेराइट मिट्टी है। यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जो सदाबहार वन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ खास करके ये वहीं पाई जाती है। यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना सिलिका के निश्चलन से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है। पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट होना चाहिए। अगला है यूरोप की प्रमुख नदियाँ व उनकी विशेषताएं क्या है। तो वोल्गा नदी, ये देखते हैं रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती भी है, ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार और नौ परिवहन के लिए आवश्यक रही है। अभी भी रूस के लिए इंपॉर्टेंट नदी है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। फिर है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ियों से निकलती है और काला सागर में गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? डेन्यूब नदी है। उसके बाद में अगली देखें तो ये क्या है? यह व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो अपनी लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर गुजरती है और 4 राजधानी भी इस पर पड़ती हैं। राजधानी चाहे तो आप लोग देख सकते।
फिर डेन्यूब का जो डेल्टा है एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। उसके बाद अगली है राइन नदी। राइन नदी जो है स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। यह यूरोप के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो 1233 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो राइन नदी जो है यूरोप में जर्मनी यानी कि स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से सागर में बहती जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है, जर्मनी और नीदरलैंड की सीमा भी बनाती है और यूरोप के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। आगे है जो लॉयर नदी कौन सी है, तो ये फ्रांसीसी सेवेनेस पर्वतमाला लॉयर नदी का उद्गम स्रोत है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? लॉयर नदी। अगली है पो नदी। ये कहाँ है? तो इतालवी कोटियन आल्प्स पर पो नदी का स्रोत है जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। ये कहाँ से? आल्प्स से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिरती है। इटली की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी? 652 किलोमीटर है। वैसे पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं क्योंकि इटली की जो अर्थव्यवस्था है, खास करके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, वो इस नदी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगला है विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। पहला नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जो जलप्रपात है ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत में स्थित है। यह झरनों का सामूहिक नाम है। नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ भी देखा था नियाग्रा जलप्रपात वहीं पर स्थित है। फिर अगला है विक्टोरिया जलप्रपात। CNN द्वारा दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। यह दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर और जिम्बाब्वे की जाम्बिया सीमा जाम्बेजी नदी पर है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। फिर अगला है एंजल फॉल। ये क्या है? तो वेनेजुएला में करोनी नदी की सहायक चरुर नदी पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? एंजल जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला है इगुआजू जलप्रपात। यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच सीमा बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है। एंजल प्रपात जो है वो सबसे ऊंचा है और ये इसमें क्या है कि झरनों की संख्या जो देखें अगर उस हिसाब से सबसे बड़ा ज़्यादा झरने इसमें हैं। फिर अगला है ग्वायरा जलप्रपात। ये ग्वायरा फॉल्स पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर पराना नदी पर इस विशाल झरनों की एक श्रृंखला है। अगला जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। इनमें कौन कौन से जिन्हें प्रकृति में सरल हानिरहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, मूत्र, मल पदार्थ, सीवेज आदि, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डी, चमड़ा, ऊन, वनस्पति आदि जो है ये जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से हैं? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें क्या है कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो मतदान की उम्र है 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। कई बार पूछा गया है प्री में ये। अगला 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। फिर 2003 में इसमें एक और संशोधन हुआ था जिससे SC और ST का जो आयोग है वो अलग अलग कर दिया गया था। 2 आयोग बन गए थे, 338 और 338 जो ये है वो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। आगे हम देखते हैं 69वां संविधान संशोधन। ये 1991 में बना था। इसमें क्या है तो 70 सदस्यीय जो विधानसभा है, दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद, मतलब दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा बनाई गई और 7 जो सदस्य मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान किया गया। दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया है। किससे? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? तो अनुच्छेद जो 25 है ये क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है उसमें से 25 आता है। अगला 26 है व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार और रखरखाव के लिए हो। अगला अनुच्छेद 28 है किसी राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 जो है वो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण की बात करता है। अगला अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे देखेंगे हम संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें कितनी 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली कौन सी है? पहली अनुसूची में देश और 28 के राज्यों का उल्लेख किया गया। दूसरी में जो महत्वपूर्ण पद है उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, उल्लेख करती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, जितने राज्य हैं उनका। उसके 5वीं अनुसूची है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करती है। छठी अनुसूची जो है असम
त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका कोड भी है ATM में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जनजातीय प्रशासन का बात करती है। 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियाँ दी हैं, कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र राज्य जो संबंध है उनके बारे में बात की गई है। अगला है 8वीं अनुसूची, ये 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। 9वीं अनुसूची जो है ये पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या बात की गई है कि जो भूमि सुधार है उससे जुड़े प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। अगला है 10वीं अनुसूची, तो दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों का प्रावधान करती है। इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन इसको लागू 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। तो क्वेश्चन दोनों आता है, लागू कब से किया गया? 24 अप्रैल 1993 से, और इसको प्रावधान कब किया गया? तो 1992 में अधिनियम 73वां पास किया गया था। फिर 12वीं अनुसूची जो है ये नगर निगमों के बारे में प्रावधान करती है। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया था। उसके बाद अगला आता है नागरिकता। हाँ, एक और चीज़ है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 29 विषय शामिल हैं और जो नगर निगम है उनसे रिलेटेड 18 विषय शामिल हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। नागरिकता भाग 2 के तहत से संबंधित अनुच्छेद महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसका अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता क्या होगी। उसके बाद अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, उनके बारे में बात की गई। अनुच्छेद 9 कहता है भारतीय नागरिकता की समाप्ति किन किन कारणों पर हो सकती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बने रहने के कुछ तथ्य दिए गए हैं। उसके बाद कहा गया कि नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसका बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद के पास होगा। तो 11 में कहा गया, इसीलिए NRC वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो संसद ही लेकर आती है। आगे हम बात करते हैं संविधान के भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें संविधान में कितने टोटल 22 भाग हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो पहला जो भाग है उसमें क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 लेकर के। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार, 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं इसमें। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP जिसको कहते हैं, 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 16 सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत इसको रखा गया है। फिर भाग 5 संघ का प्रावधान करता है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक का प्रावधान है। भाग 6 राज्य की बात करता है, इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक प्रावधान है। भाग 7 जो है राज्य का भाग था, ये इसको 1956 द्वारा हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये निश्चित कर दिया गया, अभी नहीं है। भाग 8 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है, 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया है, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 243 से 243O तक प्रावधान है इसमें। भाग 9A नगर पालिका के बारे में बात करता है, 243B से लेकर 243ZG तक शामिल किया गया है। फिर भाग 9B सहकारी समितियों के बारे में बात करता है, इसको 96वें संविधान संशोधन द्वारा 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये क्या है? तो 243ZH से 243ZT तक प्रावधान किया गया है। फिर भाग जो 10 है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित 244 से अनुच्छेद 244 से लेकर 244 से में प्रावधान किया गया है। फिर आगे हम देखते हैं भाग कितना है? 11 संघ राज्य संबंध की बात की गई है, तो इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक जो संबंध है ये विधायी और प्रशासनिक संबंध है की बात की गई है। फिर अनुच्छेद का भाग जो 12 है ये क्या है? वित्त संपत्ति इत्यादि से उपबंध, तो अनुच्छेद 264 से 300A तक में है। इसमें केंद्रीय संबंधों का जो है ये वित्तीय संबंध जो है वो भाग 12 के तहत आते हैं। भाग 13 में क्या है? व्यापार और वाणिज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। फिर आगे भाग 14, इसमें संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग, UPSC और UPPSC वगैरह का जो प्रावधान है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसमें किया गया है। फिर भाग 14 जो है 14 का A है, ये ट्रिब्यूनल अधिकरणों की बात करता है, इसमें 323A और 323B। 323A में कैट और सैट हैं और 323B में अन्य जो अधिकरण है उनकी बात की गई है। अनुच्छेद भाग 15 है, ये क्या कहता है? चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान करता है, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक शामिल किए हैं। अगला है भाग ये 16 विशेष उपबंध करता है, 330 से लेकर 342 तक। तो विशेष जो उपबंध है ये SC ST आरक्षण और अदर जो जातियों को आरक्षण है उनके बारे में बात किए गए हैं, और सीटों का जो रिजर्वेशन है
फिर भाग क्या है कि 17, भाग जो 17 है वो भाषा से संबंधित है, मतलब भारत की राजभाषा कौन सी होगी, न्यायालय की भाषा कौन सी होगी, इस बारे में बात की गई है। फिर अगला कहा गया है भाग जो 18, ये आपात उपबंध की बात करता है, अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक। उसके बाद भाग जो है 19 विविध से है, इसमें 361 से लेकर 367 तक प्रावधान किए गए हैं। भाग जो 20 है वो संविधान संशोधन की बात करता है, अनुच्छेद 368 सबसे इम्पॉर्टेंट। अगला है भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसमें शामिल किए गए हैं। फिर अगला है जो भाग 22, इसमें क्या क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि जो है अनुच्छेद 393 से 395। तो वर्तमान में अगर देखें मूल अनुच्छेद हैं अभी भी 395 ही हैं। उसके बाद जो जोड़े गए हैं अब तो 106 संविधान संशोधन करके 106 और अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन वो सब आर्टिकल हो गए हैं, मेन आर्टिकल जो 395 ही हैं। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है पर्यावरण से संबंधित शब्दावली। पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक, कौन सी शब्दावली किस वैज्ञानिक दे दी थी उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। पहला है जैव विविधता। तो जैव विविधता को किसने कहा था, ये डब्ल्यू.जी. रोजन ने कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने, ए.जी. टॉन्सले ने किया है। इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकेल ने। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी एफ.ई. फ्लैक्स मेंटस ने किया है। फिर हॉट स्पॉट का नॉर्मन मायर्स ने किया है। ये शब्द इन लोगों ने यूज किए हैं पहली बार। भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम का है। उसके बाद मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये भी असम का ही है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर राजस्थान का है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड का है। पश्चिमी घाट केरल, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक का है। महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें पश्चिमी घाट में इतने सारे राज्य शामिल हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में। ये सारे भारत के क्या हैं, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। फिर जो SDG लक्ष्य है 2030 तक जो पूरे करने हैं, ये टोटल 17 लक्ष्य हैं और 2015 में इनको अपनाया गया था MDG की जगह पर। पहला कौन सा है लक्ष्य, तो गरीबी उन्मूलन। दूसरा है शून्य भुखमरी। लक्ष्य 3 क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता। लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। लक्ष्य 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। लक्ष्य 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। लक्ष्य 10 क्या है, असमानता कम करना। उसके बाद 11 क्या है, टिकाऊ शहर और समुदाय। 12 है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। उसके बाद 13 है जलवायु कार्रवाई। उसके बाद 14 है लाइफ बिलो वाटर। फिर 15 है भूमि पर जीवन यानी कि लाइफ ऑन अर्थ। 16 है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। 17 है जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदारी है उसकी बात की गई है। फिर आगे देखते हैं जो अकबर ने महत्वपूर्ण कुछ काम किए थे उनका उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले अकबर ने दास प्रथा का अंत किया है 1562 में। 1562 में ही अकबर की जो हरमदल से मुक्ति है वो भी हुई थी। हरमदल से मुक्ति मतलब जो महिलाओं का हस्तक्षेप है प्रशासन में, उससे मुक्ति पाई इन्होंने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है। फिर 1564 में जजिया कर समाप्त किया है। ये मिलान करने के लिए पूछ देता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना, कई बार पूछा है। 1579 में मजहर की घोषणा किए हैं। 1580 में दहसाला प्रणाली यानी कि जो टोटल मर व्यवस्था थी उसको लागू किया गया है। 1582 में दीन इलाही की घोषणा की गई है। फिर आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख है ये कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख किसका है, मालवा नरेश ये सोहरमन का है। ग्वालियर अभिलेख देखेंगे तो प्रतिहार नरेश जो है भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है, बंगाल के शासक विजयसेन का है। अगले बात देखते हैं तो इसमें पेशवाओं के काल में मराठा कौन कौन से थे, यानी कि पेशवाओं के काल में मराठा कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले जो पेशवा थे क्या नाम था इनका, बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे। फिर बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक रहे हैं। बालाजी बाजीराव ये तीसरे मराठा से पेशवा थे 1740 से लेकर 1761। नाना साहब यानी कि इनको नाना साहब भी कहा जाता था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो इन्हीं के समय में हुआ था। कब हुआ था ये, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। फिर अगले हैं माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी तक रहे हैं। नारायण राव 1772 से 73 तक।
फिर माधव नारायण राव 1774 से 95, इन्हीं की वजह से पहला मराठा युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों के बीच। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक, इनके समय में तीसरा मराठा युद्ध हुआ है। आगे हम देखते हैं फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन से, इनका मिलान करने को पूछा जाता है कई बार। तो बहादुर शाह जो प्रथम थे, ये 1207 से लेकर 1712 ईस्वी साहेब खबर के नाम से जाने जाते थे। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713, लंपट मूर्ख उपाधि थी इनकी। फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719 गणितकार कहे गए हैं। मोहम्मद शाह जो हैं 1719 से लेकर 48, रंगीला 1739 में, इन्हीं के समय में 1739 में इन्हीं के समय में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह जो हैं 1748 से लेकर 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेकर 1759 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेकर 1806 तक रहे हैं। इन्हीं के समय में तीसरा युद्ध हुआ है कौन सा, बक्सर का जो युद्ध है, तीसरा नहीं, बक्सर का युद्ध जो है, हाँ, पानीपत का युद्ध भी इन्हीं के समय हुआ था और बक्सर का युद्ध जो है इन्हीं के समय हुआ था। अकबर द्वितीय जो है 1806 से लेकर 1837 ईस्वी। बहादुर शाह जफर ये द्वितीय हैं, तो इनका 1837 से लेकर 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बाद इनको हटा दिया गया है। फिर अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 से लेकर 1769 तक हुआ है। इसमें पहले में क्या हुई है, मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है। हैदर अली और अंग्रेज़ गवर्नर बैरलस्ट के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से लेकर 84 तक हुआ है। इसमें मंगलोर की संधि हुई है। हैदर अली और अंग्रेज़ वारेन हेस्टिंग के बीच में ये हुआ था, इसी में हैदर अली की मृत्यु हो गई है। फिर अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई है। फिर जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1797 से लेकर 99 में हुआ है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली के बीच हुआ है। टीपू की हार हुई है, युद्ध के समय दिवंगत हो गए हैं। मैसूर शक्ति का पतन हो गया है यहाँ से। इसमें हम एक चीज़ कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल वैसे भी इसमें दिया है कि अगर हम भी अपनी तरफ से बताने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये क्विक रिवीजन सीरीज से ज़्यादा फिर वो फुल लेंथ हो जाएगी। तो आगे है बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं 4, उनका क्रम क्या गया है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है राजगृह में 483 से 483 ईसा पूर्व में हुई है। शासक जो थे उस समय हर्यक वंश का शासन था, अजातशत्रु के संरक्षण में हुई है। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। इसमें आनंद ने सूत पिटक की रचना की है, औपाली भी थे। विनय पिटक और सूत पिटक दोनों की रचना यही हुई थी। बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है जिसमें सूत पिटक में, और विनय पिटक में जो संघ से संबंधित नियम थे उनको शामिल किया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई है 383 ईसा पूर्व में। शासक शिशुनाग वंश का कालाशोक था। कालाशोक काकवाड़ भी इसका नाम है। अध्यक्ष जो थे वो सबकामी हैं। इसमें बौद्ध व्यवस्था स्थावरवादियों और महासंघिकों के बीच में विभाजित हो गई है। उसके बाद अगला है जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई है वो अशोक के समय में हुई है 250 ईसा पूर्व में। इसमें मौर्य शासक कौन, अशोक थे। हुई कहाँ है, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। इसमें अभिधम पिटक का संकलन इसी परिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जैसे श्रीलंका में संघमित्रा और महेंद्र को भेजा है, इसी तरीके से अन्य देशों में भी भेजा गया है। चौथी जो बौद्ध संगीति है ये कश्मीर में हुई थी, 72 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश के शासन था, कनिष्क उसमें राजा था। अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र हैं। अशुघोष जो है ये उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म अंततः हीनयान और महायान में विभाजित हो गया है। ये जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं इनका क्रम है रा वै पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इनका इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगला है मौर्यकालीन प्रशासन। तो मौर्यकालीन प्रशासन हम देखते हैं जो समाहर्ता था ये आय का संग्रह करता था। सन्निधाता क्या है, तो ये राजकीय कोष अध्यक्ष का था, राजकीय जो कोष है उसका अध्यक्ष था। ये प्रशासता क्या था, तो कारागार का अध्यक्ष था। नायक जो है नगर का रक्षा अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष क्या है, तो ये राजकीय भूमि का संरक्षक था। पर्याध्यक्ष क्या है, तो वाणिज्य विभाग का ये प्रमुख था। उसके बाद आगे हम देखते हैं वैदिक कालीन जो प्रशासन है उसके जो महत्वपूर्ण पद हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। तो इसमें देखते हैं जो कुलपति है परिवार का मुखिया था। सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी कुल के बाद ग्राम दे आता है, तो ग्राम का मुखिया जो होता था वो ग्रामणी कहलाता था। इस्पास क्या होता था, जो जासूस और संदेश भाग होते थे उनको इस्पास कहा गया है। ब्रजपति चरगाहों का जो
चारागाह होते थे, उनका अधिकारी कौन है? बृहस्पति है। भागुदाह क्या है? तो राजस्व संग्रह अधिकारी होता था। फिर जीवग्रह पुलिस अधिकारी है। अच्छवफा लेखपाल है। अथापति कौन है? मुख्य न्यायाधीश थे। संग्रहिती कोषाध्यक्ष। तक्षण कौन है? बढ़ई को कहा जाता था। पालागला संदेशवाहक होता था। गोविंद कार्टाना वनों और जो खेलों हैं उनका संरक्षक होता था। उत्तर प्रदेश में स्थित जो 8 महाजनपद थे उनका क्षेत्र और राजधानी दिया गया है कि जो मल्ल जनपद था ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर वाले जो एरिया हैं आज के समय वहाँ था। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनारा और पावा। काशी जो है उसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच के जिले राजधानी की अयोध्या या श्रावस्ती थी। वत्स जो है वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चेदी ये बुंदेलखंड जोला जो एरिया है इसकी राजधानी शक्तिमती थी। पांचाल रोहेलखंड वाला एरिया जो है इसकी राजधानी उत्तरी पांचाल की अक्षत्र थी और दक्षिणी की कांपिली थी। सूरसेन जो है ये ब्रजमंडल का था, इनकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। कुरु जो क्षेत्र है ये मेरठ दक्षिण पूर्वी हरियाणा वाला एरिया, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आगे देखते हैं गुप्तकालीन जो प्रशासनिक इकाई है ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार जो आर वाला कैंसिल हो गया उसमें भी यही आया था। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? देश, राष्ट्र या भुक्ति होती थी। विषय के बाद में वीथी के बाद पेट, फिर ग्राम। तो जो सबसे बड़ा क्या है? देश यानी कि भुक्ति के बाद विषय के बाद वीथी के बाद पेट के बाद फिर ग्राम। आगे हम देखते हैं सैयद वंश के जो शासक हुए हैं उनके बारे में है कि सैयद वंश का पहला शासक कौन है? खिजर खान। इसका समय था 1414 से 1421। रैयत आला की उपाधि इसने धारण की है। अगला है मुबारक शाह, 1421 से लेकर के 1434 तक इसका कार्यकाल था। फिर अगला है मोहम्मद शाह, 1434 से लेकर 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह, 1445 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा है। आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास की जो अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक कौन कौन थे? तो ताजुल मासिर जो है इसकी रचना हसन निजामी ने की है। तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज। फवाद उल फवाद किसकी? अमीर हसन देहलवी की है। तारीख फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बहरनी की है, कई बार पूछी गई है। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखी थी। फुतुहात सलातीन किसकी है? तो अब्दुल मलिक इसामी की है। फिर अमीर खुसरो जो है उनकी रचनाएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? इसमें है किरान उस साधेन, इसमें बुगरा खां और उसके जो बेटा है कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। फिर है मिफ्ताह उल फतह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों आदि का वर्णन है। खजाइन उल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन है। नूह सिपेहर मुबारक खिलजी का चाटुकारितापूर्ण वर्णन किया गया है। आशिका जो है गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र जो खिजर खां हैं उनका प्रेम कथा का वर्णन है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण तथा खुसरो शाह के साथ उनके संघर्षों का वर्णन किया गया है। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके आक्रमण जो थे ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये भी विशेष में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किए थे किस किस शासक के विरुद्ध किए थे? तो क्रम लगाने का था। पहला है देवगिरी का पहली बार आक्रमण जो है 1296 में, वहाँ का राजा रामचंद्र था। गुजरात का विजय जो है 1299 में, वहाँ का राजा रायकरण था। रणथंभौर में 1301 में किया है, हमीरदेव राजा थे वहाँ के। चित्तौड़ पर 1303 में किया है रतन सेन, यही पद्मावती वाली जो कहानी है वो यहीं से है। मालवा 1305 में महालक देव थे। देवगिरी के रामचंद्र थे, ये दूसरा आक्रमण हुआ है। उसके बाद में वारंगल 1309 में रुद्रदेव थे, ये काकती वंश वाले हैं। द्वार समुद्र 1311 ईस्वी में। होशल तो ये आखिरी जो है द्वार समुद्र है 1311 ईस्वी में। फिर अंग्रेज जो औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बनारस के पास सुजा की हार पहली हुई है फरवरी 1658 में। फिर धर्मत की लड़ाई अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो 1658 में। खजवा का युद्ध जनवरी 1959 में हुआ है। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। तो ये इन चारों का क्रम पूछा गया है। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह कौन कौन से रहे हैं, इनका क्रम भी दिया है। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले होने वाला था 1760 1763, इसी पर आनंद मठ जो लिखी गई है सन्यासी विद्रोह पर ही, बंकिम चंद्र वो दीनबंधु मित्रा की जो थी वो इसी पर थी। फिर पाइक विद्रोह का है तो 1817 में हुआ है। भील विद्रोह 1818 में। छोटा नागपुर का विद्रोह 1820 में हुआ है। उसके बाद रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में हुआ है। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन 1830 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में। कूका विद्रोह 1840 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह 1895 में हुआ है, बिरसा मुंडा। थाना भगत आंदोलन 1914 में, ये जतरा भगत इसके मुख्य थे। एका आंदोलन यूपी का अवधि एरिया में हुआ था। उसके बाद 1921 में मोपला विद्रोह केरल वाला एरिया है।
मालाबार क्षेत्र 1921 में हुआ है। रंपा विद्रोह 1922 आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर हुआ था ये। अगला है कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित संस्थाएं थी उनका क्रम दिया गया है। तो इसमें देखते हैं पहली जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में स्थापित हुई थी। संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन सोसाइटी 1872 में लंदन में स्थापित हुई। आनंद मोहन बोस ने स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कोलकाता में स्थापित हुई है। इसके भी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगली है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापना हुई थी पूना में। संस्थापक कौन है? एच.एस. चिपलूणकर हैं, जी.वी. जोशी हैं और एम.जी. रनाडे हैं। मद्रास महाजन सभा स्थापना 1884 में चेन्नई में हुई है। जी.एस. अय्यर, एम. विजय राघवाचारी और आनंद चारुलू हैं। फिर अगली में देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में मुंबई में स्थापना हुई थी। फिर इसके संस्थापक कौन है? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1857 जो विद्रोह है उसकी प्रारंभ की तिथियाँ ये भी पूछा गया है कि बैरकपुर में 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल, झांसी 4 जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ में 10 मई 1857 कदम सिंह के नेतृत्व में, कानपुर में 4 जून को 1857 को शुरुआत हुई थी नाना साहब के नेतृत्व में। आगे हम देखते हैं राजा राम मोहन राय से संबंधित कौन कौन से तथ्य दिए हैं। तो 1809 में उन्होंने एकेश्वरवाद का उपहार यानी कि गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट पुस्तक लिखी है 1809 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। 1820 में प्रिंसिप्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा यानी कि जो ब्रह्म समाजवाद बना उसकी स्थापना की। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने प्रयास किया था। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन हो भी गया था। अगला है किसान सभा। तो जो किसान सभा आंदोलन 1920 में अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में स्थापित हुई थी। स्थापना बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में लखनऊ में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र ने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा इसके महासचिव थे। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद, पंडित नरेंद्र देव जिससे प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। अगला है महत्वपूर्ण हार्मोन और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं एस्ट्रोजन जो है यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। ये महिलाओं से रिलेटेड हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन ये पुरुषों वाला हार्मोन है। ये भी पूछा गया कौन से महिलाओं से रिलेटेड है कौन से पुरुषों से। तो यह गर्भावस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं, ये भी महिलाओं वाला हार्मोन है। उसका प्रोलैक्टिन बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों वाला है। पुरुषों में यह पुरुष प्रजनन ऊतकों टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन जो है यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। आगे हैं जो कुछ पौधे दिए हैं कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं। तो इसमें देखते हैं कीटभक्षी पौधों में नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। अपनी नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपनी सुगंध से आकर्षित कर उनका भक्षण करते हैं। जैसे पिंचर प्लांटा यानी कि नेपेथिन्स जो है इसको पिंचर प्लांटा भी कहा जाता है। ड्रोसेरा सनड्यूज है। डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया, ब्लेड वाटर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं पादप हार्मोन और उनके कार्य कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है ऑक्सीन जो है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों पर नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। दूसरा है जिब्रेलिन, बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक है। बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। ये वृद्धि वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में जड़ों और पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायता एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला है एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि रोधक अम्ल है। पत्तियों एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है। पौधे की वृद्धि को दर को कम करता है। महत्वपूर्ण विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला है विटामिन ए यानी कि इसको रेटिनॉल इसका नाम है। रतौंधी व जीरोप्थेल्मिया संक्रमण के
प्रति प्रभावितता है। विटामिन B1 थायमीन कहा जाता है इसको, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, बेरी थकान का होना, पेट की खराबी। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन कहते हैं, जीभ पर छाले का पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना, लचीलोसिस भी बीमारी होती है। विटामिन B3 इसको नियासिन कहते हैं, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी इसकी कमी से होती है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, पेशियों में लकवा, पैर में जलन आदि होती है इसकी कमी से। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जो है त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना और एनीमिया आदि पायरिडॉक्सिन की कमी से होते हैं। अगला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो रोग अमीबी पेचिस एंटमीबा हिस्टेलिटिका से होता है, काला आजार लेशमीनिया डोनोवानी से, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी से। गरीबी मापन के लिए जो समितियां भारत में बनी हैं ये कौन कौन सी बनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो अलग समिति बनी थी 1979 में पोषक तत्वों के, तो इसमें एक बार क्वेश्चन ये आया है कि पोषक तत्वों के आधार पर किस समिति ने मापन किया है, कौन सी अलग समिति है पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी मापन किया है। तथा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी निर्धारित किया था। लकड़वाला समिति 1993 में बनी थी। अपनी रिपोर्ट में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनानी जानी चाहिए तथा इन शहरी क्षेत्रों में जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में CPI एग्रीकल्चर लेबर का उपयोग करते हुए अध्ययन किया जाना चाहिए। तेंदुलकर समिति 2009 में बनी थी। इसमें क्या है कि शहरी क्षेत्रों में रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह किया था। इसके आधार पर इनके साथ 21% ही गरीबी आई थी। उसके बाद फिर रंगराजन समिति बनी थी, 2014 में रिपोर्ट आई थी इनकी। अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति, यानी कि जो प्रतिदिन है 32 रुपये पर दिन पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रतिमाह 27 रुपये पर दिन पड़ेगा। इनके हिसाब से 29 दशमलव कुछ गरीबी आई थी। तो अभी घट कर के गरीबी 11.28% रह गई है। ये जो रंगराजन समिति है इसी के आधार पर सरकार ने नया आंकड़ा जारी किया, उसमें घट गई गरीबी काफ़ी ज़्यादा। उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, तो स्वर्ण क्रांति जो है ये फल या शहद उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, 1966 के आसपास शुरू हुई थी। श्वेत क्रांति ये भी दुग्ध उत्पादन से, ये भी 1960 के दशक में ही शुरू हुई थी। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति यानी कि अंडा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है। तो आज हम इसको लेक्चर को यहीं रख रहे हैं क्योंकि इसमें अभी आगे और भी लेक्चर आने हैं। तो आज यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।